हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूं जिसका शीर्षक है बंटवारा और इसकी लेखिका है सविता सिंह। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं कहानी सुनाती हूँ कि 4 महीने बीत चुके थे, बल्कि 10 दिन ऊपर ही हो गया था, किंतु बड़े भैया की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी कि वह पापा को लेने कब आ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं था कि बड़े भैया ने ऐसा किया हो। हर बार उनका ऐसा ही रवैया रहता है। जब भी पापा को रखने की उनकी बारी आती है तो वह समस्याओं से गुजरने लगते हैं। कभी भाभी की तबीयत खराब हो जाती है तो कभी ऑफिस में काम बढ़ जाता है, उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है या तो विवश कुछ ना कुछ ऐसा काम उनके पास जरूर हो जाता है। तो मैं विवश होकर मुझे ही पापा को छोड़ने मुंबई जाना पड़ता है। हमेशा की तरह इस बार भी पापा की जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, किंतु मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उनका और अपना मुंबई का रिजर्वेशन करवा लिया। दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस अपने टाइम पर थी। सेकंड एसी के निचली बर्थ पर पापा को बैठाकर सामने की बर्थ पर मैं भी बैठ गया। साथ वाली सीट पर एक सज्जन पहले से ही विराजमान थे, बाकी बर्थ खाली थी। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी और अपनी जेब से मैं मोबाइल निकालकर देख रहा था। तभी कानों में पापा का स्वर टकराया, मुन्ना, कुछ दिन तो तू भी रहेगा ना मुंबई में। मेरा दिल अगर तू रहेगा तो मेरा दिल भी लगा रहेगा, प्रतीक को भी अच्छा लगेगा। पापा की स्वर की आर्द्रता पर मेरा ध्यान गया नहीं। मन ही मन में खींच उठा। कितनी बार समझाया है पापा को कि मुझे मुन्ना ना कहा करे, रजत पुकारा करे। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, आसीन हूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ। समाज में मेरा एक अलग ही रुतबा है, ऊंचा कद है, मान सम्मान है। बगल की सीट पर बैठा व्यक्ति मुन्ना शब्द सुनकर मुझे एक सामान्य व्यक्ति समझ रहा था। मैं तनिक जोर से बोला, पापा, परसों मेरी गवर्नर के साथ मीटिंग है, मैं मुंबई में कैसे रुक सकता हूँ। पापा के चेहरे पर निराशा की बदलियां छा गई। मैं उनसे कुछ कहता तभी मेरा मोबाइल बज उठा। रितु का फोन था। भर्राए स्वर में कह रही थी, पापा ठीक से बैठ गए ना? हाँ पापा बैठ गए हैं, गाड़ी भी चल पड़ी है। देखो, पापा का ख्याल रखना, रात में मेडिसिन दे देना, भाभी को भी सब अच्छी तरह से समझा कर आना। पापा को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। मैंने फोन कट कर दिया। रितु का फोन था, मेरी चिंता कर रही होगी। पापा के चेहरे पर वात्सल्य उमड़ आया था। रात में खाना खाकर पापा सो गए। थोड़ी देर में गाड़ी कोटा स्टेशन पर रुकी और यात्रियों के शोरगुल से हड़कंप सा मच गया। तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर जो व्यक्ति अंदर आया, उसे देखकर मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि रमाशंकर से इस तरह ट्रेन में मुलाकात हो जाएगी। एक समय रमाशंकर मेरा पड़ोसी और सहपाठी था। हम दोनों के बीच मित्रता कम और नंबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी। हम दोनों ही मेहनती और बुद्धिमान थे, किंतु न जाने क्या बात थी कि मैं चाहे कितना भी परिश्रम कर लेता, बाजी सदैव रमाशंकर के हाथ लगती थी। शायद मेरी ही एकाग्रता में कमी रहती थी। कुछ समय पश्चात पापा ने शहर के पास एरिया में मकान बनवा लिया। मैंने कॉलेज चेंज कर लिया था। इस तरह रमाशंकर और मेरा साथ छूट गया था। 2 माह पूर्व एक सुबह मैं अपने ऑफिस पहुंचा। कॉरिडोर में मुझसे मिलने के लिए काफी लोग बैठे हुए थे। बिना उनकी ओर नजर उठाए मैं अपनी केबिन की तरफ बढ़ गया था। एकाएक एक व्यक्ति मेरे सन्मुख आकर खड़ा हो गया और प्रसन्नता के अतिरेक में मेरे गले लग गया। रजत यार, तो कितना बड़ा आदमी बन गया है। पहचाना? मैं रमाशंकर। मैं सकपका गया। फीकी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर विलुप्त हो गई। इतने लोगों के बीच सम्मुख उसका अनौपचारिक व्यवहार मुझे खल रहा था। वो भी शायद मेरे मनोभाव को ताड़ गया था। तभी तो एक लंबी प्रतीक्षा के उपरांत जब वो मेरे केबिन में दाखिल हुआ तो समझ चुका था कि वो अपने सहपाठी से नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी से मिल रहा था। उसका मुझे सर कहना मेरे अहंकार को संतुष्ट कर गया। यह जानकर कि वह बिजली विभाग में महज एक क्लर्क है जो मेरे समक्ष अपना तबादला रुकवाने की गुजारिश लेकर आया है, मेरा सीना अभिमान से चौड़ा हो गया।
कॉलेज की प्रिंसिपल और टीचर्स तो क्या, मेरे सभी कलीग्स भी यह कहते थे कि एक दिन रमाशंकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज मैं कहाँ और वो कहाँ पहुंच गया। पिछली स्मृतियों के पीछे ढकेल में वर्तमान में पहुंचा तो देखा रमाशंकर अपने वृद्ध माँ को साइड की सीट पर लिटा दिया और स्वयं उनके करीब बैठ गया था। एक उड़ती सी नजर उस पर डालकर मैंने अखबार पर आंखें गड़ा दी। तभी रमाशंकर बोला, नमस्ते सर। मैंने तो देखा नहीं कि आप बैठे हैं। मैंने नम्र स्वर में पूछा, कैसे हो रमाशंकर? ठीक हूँ सर। कोटा कैसे आना हुआ? छोटी बुआ की बेटी की शादी में आया हूँ, अब मुंबई जा रहा हूँ। शायद आपको याद हो मेरा छोटा भाई भी वहाँ रहता है। छोटा भाई? हाँ याद आया, क्या नाम था उसका? मैंने स्मृति पर जोर डालकर उपक्रम किया, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि उसका नाम देवेश था। सर आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आप आए दिन हजारों लोगों से मिलते हैं, आपको कहाँ याद होगा? देवेश नाम है उसका सर। पता नहीं, मुझ पर व्यंग किया था शायद। साधारण रूप में कहा था या व्यंग किया था, फिर भी मेरी गर्दन कुछ तनसी गई। उस पर एहसान सा लाते हुए मैं बोला, देखो रमाशंकर, ये मेरा ऑफिस नहीं है, इसलिए सर कहना बंद करो और मुझे मेरे नाम से पुकारो। हाँ तो तुम क्या बता रहे थे, देवेश मुंबई में है? हाँ रजत, उसने यहाँ मकान खरीदा है और 2 दिन पश्चात उसका गृह प्रवेश है। 4-5 दिन वहाँ रहकर मैं और अम्मा दिल्ली लौट जाएंगे। इस उम्र में इन्हें इतना घुमा रहे हो? अम्मा के आने की बहुत इच्छा थी, और इंसान की उम्र भले बढ़ जाए, इच्छाएं तो नहीं मरती ना सर। हाँ ये तो है। पिताजी कैसे हैं? पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया। अम्मा यह दुख झेल नहीं पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। बस तभी से वो बीमार रहती हैं। अब तो अल्जाइमर भी बढ़ गया है। तब तो उन्हें संभालना मुश्किल होता होगा ना? क्या करते हो, 6-6 महीने दोनों भाई रखते हो? ऐसा पूछकर मैं शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था। तो फ्रेंड्स, ये सर मैम की कहानी, और इसका आगे का भाग मैं फिर आपको सुनाऊंगी कि किस तरह बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा कर देते हैं, किस तरह बच्चे जो माँ एक साथ 3-4 बच्चों को पाल लेती है, वही बच्चे जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वही बच्चे अपनी एक माँ को नहीं पाल पाते। कहते हैं ना कि एक माँ भूखी रहकर अपने बच्चों को खाना खिला सकती है, लेकिन बच्चे अधिकारी बनकर भी अपनी माँ को खाना नहीं खिला सकते। हमारा समाज कहाँ से कहाँ तक पहुँचता चला जा रहा है। लोगों को अपनी पद प्रतिष्ठा की इतनी घमंड होती है कि लोग एक दूसरे से मिलना जुलना तक सही से भूल जाते हैं। जो उनके क्लास के सहपाठी होते हैं वो उनसे मिलना जुलना तक भूल जाते हैं। अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा में वो ये भूल जाते हैं कि कल उनके साथ उन्होंने खेला था। पैसे का घमंड इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। उनके रिश्ते छीन लेता है, उनके माँ बाप की सेवा करने की ललक छीन लेता है। लोग बुजुर्गों से दूर भाग रहे हैं। उनकी सेवा करना, उनका देखभाल करना सब कठिन होता जा रहा है। शायद इसीलिए आजकल वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। पहले लोगों की जॉइंट फैमिली होती थी तो वहाँ चाचा चाची, दादा दादी, पापा और सब लोग रहते थे, तो सब एक दूसरे को संभाले रहते थे। आज लोग अकेले रहते हैं, जहाँ पर मियाँ बीबी दोनों जॉब कर रहे हैं और बुजुर्ग घर में अकेले घुट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, ये कहीं ना कहीं अकेली तो पड़ती ही जा रही है। साथ में उनके ऊपर बुजुर्गों का जो भार पड़ रहा है। और एक चीज और है, पहले के बच्चे होते थे वो अपने बुजुर्गों को देखते थे, अपने माता पिता को देखते थे, अपने बुजुर्गों की सेवा करते। पर आजकल के बच्चों को पता ही नहीं कि मम्मी पापा दादा दादी की सेवा कैसे करते, क्योंकि कोई अब आज के ज़माने में किसी की सेवा करना ही नहीं चाहता। सब लोग इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि शायद उन्हें यह एहसास ही नहीं कि कल उनका भी बुढ़ापा आएगा। और आज वो उन बुजुर्गों को अपना भार समझकर जो अलग कर रहे हैं, जो उन्हें वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, जो उन्हें खाना पानी तक नहीं दे रहे हैं, कल उन्हें भी शायद इस परिस्थिति का सामना करना पड़े। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्मा वापस लौट के आता है।
तो फ्रेंड्स, मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनका ख्याल जरूर रखें। और मैं आगे की कहानी आपको सैटरडे में फिर सुनाती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलती हूँ उसी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।